अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट तैमूर अब्बास और आप देख रहे हैं थिंक ग्लोबल। जैसा कि पहले कुछ प्रोग्राम्स के अंदर हमने डिस्कस किया बिजनेस को काफ़ी तफसील से कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। आपको बिजनेस वीज़ा के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किन वजूहात पे वीज़ा आपका रिजेक्ट हो सकता है। उसके साथ हमें काफ़ी सारे सवाल मिले आपके या आपने रिक्वेस्ट की कि हम एक वीडियो बनाएं जिसके अंदर हम वर्क परमिट को भी तफसील से डिस्कस करें। तो वर्क परमिट को अप्लाई करने का तो तरीका हमने पहले ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। बेसिकली आपको किसी भी कंपनी से जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो हमने अलग से डिस्कस कर चुके हैं। अब उसकी बेस के ऊपर आपको जो आपका एम्प्लॉयर है, वो आपकी एप्लीकेशन इनिशिएट करता है। जब भी आपने वर्क परमिट अप्लाई करना होता है, इनिशिएट वो आपका एम्प्लॉयर करेगा और उस इनिशिएटेड एप्लीकेशन है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आपने उस लिंक को फ़ॉलो करते हुए आपने अपनी सारी डिटेल्स उसके अंदर डालनी होती हैं। वो जब डाल लेते हैं तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे अटैच करके। अब एप्लीकेशन जिन-जिन लोगों की सबमिटेड है और उसका डिसीजन आ गया है, तो जिनकी रिजेक्शन आती है, हम आज डिस्कस करेंगे उस चीज़ को कि वो रिजेक्शन की बुनियादी या मेन वजूहात क्या बनती है और अगर आप में से किसी को भी वो रिजेक्शन आ गई है, तो उसको जवाब देते हुए या उसकी अपील करते हुए क्या चीज़ें आपको ज़ेरे गौर करनी है। एक बार फिर हमारे साथ आपके फेवरेट गेस्ट फैसल ताहिर। वेलकम फैसल, आज आप क्या लेके आए हैं हमारे लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जो बिजनेस वीजा वर्क परमिट जो है उसकी रिजेक्शन की रीजंस क्या है उसको डिस्कस करेंगे और उसकी अपील कैसे करनी है। सबसे पहले इसमें यह है कि आपके 30 क्रेडिट होने चाहिए इफ यू वांट टू अप्लाई फ्रॉम स्वीडन और विद इन स्वीडन के अंदर ही रहते हुए अगर आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है तो सबसे जो बेसिक और पहली रिक्वायरमेंट है वो है कि आपके 30 क्रेडिट हो और ये 30 क्रेडिट आपके हों फ्रॉम द लास्ट बिजनेस पीरियड, तो लास्ट वीजा पीरियड जो आपका होगा उसके अंदर होने चाहिए। दूसरी चीज फिर आपका जो अनस्टेलिंग आवताल है या जिसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें कोई मसला है तो भी आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। जिस तरह के 30 क्रेडिट नहीं है तो रिजेक्शन की एक वजह ये भी है कि आपके 30 क्रेडिट नहीं है तो वो फौरी आपको लेटर लिखेंगे कि आप स्वीडन को छोड़ दें, फिर देन वी विल प्रोसेस योर एप्लीकेशन के आपकी आउटसाइड से आप अप्लाई कर सकते हैं, आप स्वीडन के अंदर से ये अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी चीज है कि आपकी जो अनस्टेलिंग आवताल है ये लीगली तो ऐसा नहीं है कि ये यूनियन से अप्रूव हो, लेकिन उसका आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ता है। अब 13,500 जो है ये माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यूनियन उसको अप्रूव नहीं करती। आप 100% आप जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी जो है वो 13,000 है, तो वो कह रहे हैं कि ये मिस यूज हो रहा है, इसकी सैलरी 25,000 या 29,000 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन। तो आमतौर पे जब आप अनस्टेलिंग आवताल या वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं उसमें 13,500 लिख के तो वो आप अप्लाई कर देते हैं, जॉब आप 100% कर रहे हैं, तो वो फिर उनके लिए जो एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो इसमें यह है कि अगर आपकी 13,500 है तो उसको आप 65% कर लें या आप 60% कर लें या उसको कम कर लें ताकि यूनियन भी उसको अप्रूव कर दे। तो दूसरी रीजन ये भी है कि आपने 100% एम्प्लॉयमेंट शो की थी है, लेकिन आपने जो आपकी सॉरी वो है सैलरी वो 13,500 है, तो वो जो है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन और जो मिनिमम वेज है उसके मुताबिक उतनी बनती नहीं है, तो ये लॉ की वायलेशन होती है, तो फिर उस वजह से भी आपकी रिजेक्शन होने का चांस है। तीसरी है कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है आर्बर्स मॉडलिंग में वो एटलीस्ट 15 डेज या होनी चाहिए, वो एडवर्टाइजमेंट आपकी नहीं होती, तो ये भी एक रीजन हो सकती है। अगरचे आप स्वीडन के अंदर ही हैं और लेकिन बेहतर है कि आपकी वो एडवर्टाइजमेंट आर्बर्स मॉडलिंग में हुई हो। उसके बाद है आपकी इंश्योरेंस कि अगर आपके पास फोरा की आपके जो एम्प्लॉयर है, या आप तो नहीं ले सकते, आपका जो एम्प्लॉयर है उसने फोरा की इंश्योरेंस नहीं ली हुई तो भी रिजेक्शन की ये एक वजह हो सकती है। उसमें अभी जो एक और रीजन, कुछ लोगों के 30 क्रेडिट नहीं थे तो उनको उन्होंने कहा कि आप स्वीडन छोड़ दें, फिर आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। वो जब बाहर गए तो उनको उन्होंने रिजेक्शन दिया, कुछ को मिला भी है और वो वापस भी आ गए। जब उन्होंने दोबारा फिर उधर से डाला है
वर्क परमिट की एप्लीकेशन, तो उन्होंने उसको कहा कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो बार बार आप ही को क्यों इंस्टॉल कर रहा है, यानी कि एम्प्लॉय कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आप और आपके एम्प्लॉयर जो है वो मिले हुए हैं। तो ये भी एक रिजेक्शन दी है। ये जो सारी मैंने रीजंस बताई है, ये मैंने कोई किताब से पढ़ के अपनी तरफ से नहीं बता रहा, मुख्तलिफ केसेस जो मेरे पास हैं उनको स्टडी किया है, उनकी जो रीजंस थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं। जो रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी या रिजेक्शन थी वो रखी हैं, जो मुख्तलिफ केसेस आए हैं उसकी बेस पे। और इसकी अभी जो मुख्तलिफ कोर्ट केसेस भी मैंने पढ़े हैं, उसमें जो रिजेक्शन की रीजंस थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं, जो भी उसमें मेन मेन चीजें थी। तो ये है, जब आप बिजनेस सॉरी वर्क परमिट अप्लाई करें तो उसमें इन चीजों का खास ख्याल रखें। सबसे पहले कि आपकी 30 क्रेडिट जो है वो पूरे हो, एडवर्टाइजमेंट हुई हो, आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यूनियन से अप्रूव हो, या एटलीस्ट अगर अप्रूव नहीं है तो उसकी कंडीशंस उतनी हो कि वो अप्रूव होने के काबिल हो, आपकी इंश्योरेंस हो, और ये चीजें मेन है। जबरदस्त। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक चीज और है कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर अरबस फॉर्मेटलिंग पे जॉब अनाउंस हो गई है और लेट्स से कि एक वीक के बाद कोई जॉब स्टार्ट कर ले, मतलब उसको एक्सेप्टेंस आ जाए, तो फिर क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि वो कि कोई जल्दी अच्छा कैंडिडेट फाइंड कर ले, तो उसके ऊपर एक वीक की अनाउंसमेंट हुई है और आपकी जॉब स्टार्ट हो गई है। देखिए, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, प्रैक्टिस की बात है। कुछ को तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के बगैर भी शुरू में मिली हैं, लेकिन डिपेंड अपॉन द केस ऑफिसर वो किस जानिब अपनी तवज्जो लेके जाता है। तो बेहतर ये है कि आप उनसे फिर, जो बेशक आपने काम किया, आप उनसे नया कॉन्ट्रैक्ट बनवा के 10 दिन के बाद वाला वो लगा लें। इसमें मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन सोल्यूशन, के 2-3 दिन की वजह से आपको बाद में इतने सारे मसाइल हों। लेकिन अभी जो न्यू प्रपोजल आ रहे हैं उसके मुताबिक काफी सारी नरमी आ रही है। वर्क परमिट वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पहले होता था कि हर जो महीना है उसकी सैलरी जो है वो देखते थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ओवरऑल असेसमेंट होगी, और जो एरर्स ऑन द साइड ऑफ एम्प्लॉयर है उसका इम्पैक्ट जो है वो वर्कर पे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस नहीं ली थी लेकिन आपको डिपोर्टेशन का लेटर आया, तो इस तरह का प्रपोजल अभी है और उम्मीद है ये जल्दी पास हो जाएगा। तो इसके तहत बहुत सारी बेहतरी आएगी। दूसरी, उसमें जो 30 क्रेडिट नहीं है, या आप एक वर्क परमिट से दूसरे पे जा रहे हैं, या आप बिजनेस पे वर्क पे आ रहे हैं, या वर्क पे बिजनेस पे जा रहे हैं, तो पहले ये अलाउ नहीं था विद इन स्वीडन कि आप ये स्वाय स्टूडेंट जिसके 30 क्रेडिट है उसके अलावा किसी बंदे को ये अलाउ नहीं था कि वो एक वीजे से दूसरे में शिफ्ट करे। अगर उसने करना है तो वो स्वीडन से बाहर जाए, उधर से अप्लाई करके आए, लेकिन अभी उसमें कुछ नरमी आ रही है। और इसमें स्वीडन से बाहर जाने की रिक्वायरमेंट ये है कि आप किसी भी उस कंट्री में जाके कर सकते हैं जहां पर आपका 90 दिन या उससे ज्यादा का स्टे एलिजिबल हो आप वहां स्टे करने के। दैट मीन्स कि ये नहीं है कि आप के पास अगर बिजनेस वीजा लगा हुआ है तो आप किसी और शेंजन स्टेट में जाके आप अपना कर दें वीजा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपका वहां का रेजिडेंस स्टेटस होना चाहिए एटलीस्ट 90 डेज या मोर उस कंट्री का जिसमें कर रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे हैं उसमें फिर हमें होम कंट्री ही जाना पड़ता है। तो ये चीज़ जहन में रखें कि अभी जो स्टेटस है उसमें अगर आपने बिजनेस वीज़ा की से वर्क परमिट में जाना है या वर्क परमिट से बिजनेस में आना है तो आपको कंट्री छोड़ना होगा। लेकिन उम्मीद है कि फ्यूचर में अगर जो नए लॉज आ रहे हैं उसके मुताबिक फिर हम उस चीज़ को से बच सकेंगे। इसके अलावा फैसल आपके पास कोई मजीद पॉइंट्स हो कि अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया और अपील के प्रोसेस में है कोई, तो उसके लिए कोई आपके पास मुफीद टिप्स? इसमें यही है कि जब आप अप्लाई करें तो उस वक्त बहुत सोच समझ के, क्योंकि जो वर्क परमिट है ये लेना आसान है लेकिन इसको निभाना बहुत मुश्किल है। तो इसकी एक्सटेंशन के वक्त भी उसको भी पहले से जेन में रख के उसकी तैयारी करें। सैलरी स्लिपें आपकी पूरी हो, सेमेस्टर आपने लिया हो, आपकी इंश्योरेंस पूरी हो, और आप खुद इसको मेक श्योर करें कि हर रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रहे हैं ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और शुरू में जब पहली मरतबा आपने अप्लाई करना है तो वो भी एक बड़ी क्रिटिकल सूरत होती है कि आप नए स्टूडेंट होते हैं, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती और आप खुद से ही फॉर्म जो है एप्लीकेशन फिलअप करके जमा करवा देते हैं। तो उसमें जो छोटी छोटी चीजें हैं वो टेक्निकल प्रॉब्लम आपके लिए बहुत बड़े हो सकते हैं। उसमें से एक मिसाल ये है कि आपने 100% की जो
एम्प्लॉयमेंट शो की थी, लेकिन सैलरी उसकी जो थी वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड नहीं थी, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसका आगे फिर कोई हल नहीं निकलता। तो मेरी आपसे सजेशन ये होगी कि आप उसको पहले किसी बंदे से जिसने पहले वर्क परमिट लिया हो, या एक्सपर्ट बंदा हो, या किसी के थ्रू आप उसको एक मरतबा व्यू करवा लें और उसकी राय जरूर लें उस पर, जब आपने पहली मरतबा अप्लाई करना है। उसमें ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी तो आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी कम होगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह बड़ी अच्छी कंप्लीट एप्लीकेशन डाली सोच समझ के, और एक अच्छे अंदाज में, उनका वेटिंग टाइम कम था। जिन्होंने उसमें से कोई एक भी अगर चीज मिस होगी या आपने थोड़ी सी अनकम्प्लीट छोड़ी, तो वो फिर लंबी क्यू में चला जाता है, फिर आपसे वो कंप्लीशन मांगेंगे, फिर आप उनको कंप्लीशन जमा करवाएंगे, फिर वो आपकी दोबारा क्यू में लगेगी, फिर केस ऑफिसर के पास जाएगी। तो ये एक काफी बड़ा आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। अभी करंटली जो जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो वो भी परेशान थे कि हमारा आ नहीं रहा। कुछ को 10 माह भी जो स्वीडन के अंदर रह रहे हैं लोग, मैं कल ही 5-4 लोगों से बातचीत हुई है, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, 10 माह हो गया उनका नहीं आया अभी। और कुछ ने पाकिस्तान में जाके अप्लाई किया हुआ, उनका भी 8-10 माह और इवन 1 साल हो गया, उनका भी अभी तक नहीं आया। कुछ का 2 माह में भी आ जाता है। तो ये डिपेंड अपॉन द मल्टीपल फैक्टर्स है। इसमें आपकी जो एम्प्लॉयर है वो अगर माइग्रेशन के साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसका भी एक फैक्टर है, और भी बहुत सारे फैक्टर है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो कितनी कंप्लीट थी। इसमें जो वाइट कॉलर जॉब्स वाले लोग हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी या आसानी है कि उनके लिए इतने बड़े मसाइल नहीं होते। अक्सर जिन लोगों ने लेट से एरिक्सन में जॉब करनी है या वॉल्वो में जाना है या कोई भी इस तरह की जो ब्लू चिप कंपनीज हैं स्वीडन के अंदर या बड़े नाम हैं, उनका होता ये है कि उनकी माइग्रेशन बोर्ड के साथ एग्रीमेंट्स हैं, उनके अपने लॉयर्स होते हैं, उनके लॉयर फर्म्स के साथ एग्रीमेंट्स हैं, तो वो आपके केस को एक प्रॉपर तरीके से लेकर चलते हैं और इवन वो एक्स्ट्रा फी देकर इंश्योर करते हैं कि आपका वीज़ा एक सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर अंदर हो जाए। मैं काफ़ी सारे ऐसे केसेस मुझे पता है, ये लोगों का जानता हूँ, जिनको कहा कि क्योंकि पिछला वीज़ा आपका एक्सपायर्ड था, आपका अभी उसका डिसीजन नहीं आया, आपने वीज़ा स्टेटस चेंज करना है, तो आपको स्वीडन छोड़ना पड़ेगा। आप पाकिस्तान जाएँ, आपका वीज़ा हम 10 दिन में करवा देंगे या 2 हफ्ते में करवा देंगे। और बिल्कुल वैसा ही होता है कि आपने जस्ट पाकिस्तान को जाके टच करना है ऑन ग्राउंड, वहाँ पर जाके प्रोसेसिंग कंप्लीट करनी है और विदिन 2 वीक्स या 3 वीक्स आपका वीज़े का डिसीजन आ जाता है। सो उन लोगों को कि जो मतलब इस तरह की कंपनीज़ के साथ जॉब स्टार्ट करें, उनको परेशान होने की ज़रूरत एज़ सच नहीं है और ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस आप इस चीज़ को इंश्योर भी कर सकते हैं। जी। आखिरी एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप हत्तल अमकान कोशिश करें कि अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं या कोई भी और इस तरह की जॉब है, तो आप टैक्सी की है या किसी भी कंपनी की, तो हत्तल अमकान कोशिश करें कि आप यूनियन का अप्रूवल लाजमी लें। ये कह तो देते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन को ये कंप्लीट बहुत अच्छा, फिर केस ऑफिसर के लिए काम आसान हो जाता है। अगर आप नहीं लेते तो उसका थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता कि वो लिख देते हैं कि जी कंडीशंस आर वर्स। तो वो लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि यूनियन का अप्रूवल हो, लेकिन वो फिर कोई और रीजन बना देते हैं। तो इसलिए आप हत्तल इम्कान अपना जो एम्प्लॉयर है उसको फोर्स करें कि जो यूनियन की जो अप्रूवल है वो ले, जिसको फकत बोलते हैं। अदरवाइज वो समटाइम फिर लिख देते हैं कि कंडीशंस आर वर्स, तो उसमें फिर आपके लिए जो है वो केस ऑफिसर थोड़ा सा हेजिटेट करता है कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूं या ये रिस्क क्यों लूं। ज़बरदस्त। सही हो गया। चलिए, मेरा ख्याल है कि इसको हमने अभी काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो वर्क परमिट के लिए जो चीज़ थी, मेन रिक्वायरमेंट्स आपको पहले बता चुके थे। कुछ डिटेल्स जिसमें आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको आपने अवॉइड कैसे करना है और अगर हो जाती है तो आपने अपील कैसे करना है। आज की वीडियो में ये पॉइंट्स थे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएँगे वो लोग जो यहाँ पर सेटल्ड हैं, जिन्होंने पीआर ले ली है या सिटीजनशिप ले ली है और अब पाकिस्तान में या इंडिया में या किसी भी अपने कंट्री में शादी करके अपनी स्पाउस को लाना चाहते हैं यहाँ पर, तो अक्सर इंटरव्यू होता है उनका और उस इंटरव्यू के अंदर किस तरह के सवालात आपसे पूछे जाते हैं ताकि आप उसको बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकें। तो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और देखते रहिए थिंक ग्लोबल। अपने दोस्तों और अज़ीज़ों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो मेहनत है
उसको जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।